लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को आनंद मांजरखेड़े का जय भीम और नमो बुद्धाय। आज हम इस शाम के वक्त है गुजरात के आणंद जिले में और यहाँ हम जानना चाहेंगे यहाँ के सभी बस्ती के नागरिकों से कि बहुजन समाज की गुजरात विधानसभा इलेक्शन 2022 में क्या भूमिका है। ये जानने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी जो इलेक्शन आज 89 जगह पे हुआ है गुजरात में, वो 89 जगह पे 5 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन का ये आया है कि अराउंड 58% वोटिंग हुआ है। यानी पिछले साल जो 70% वोटिंग था वो शायद कम होने के चांसेस है। ये आसार ऐसे दिख रहे हैं कि परिवर्तन के तरफ शायद हम लोग बढ़ रहे हैं। आज ये मैं जनता से यहाँ के नागरिकों से जानना चाहूंगा कि क्या ये बदलाव अभी जो हमें लग रहा है ये बदलाव आएगा या नहीं आएगा, या आज यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गुजरात मॉडल की हमेशा बात की जाती है। हम महाराष्ट्र से आए हैं लॉर्ड बुद्धा चैनल से। महाराष्ट्र में ग्लॉसी मैगजीन न्यूज़पेपर में हमेशा ये आता है कि कोई गुजरात मॉडल है, लेकिन मोरबी भी हुआ है, ऊना जैसी घटना यहाँ पे होती है। यहाँ हम अभी ग्रामीण इलाकों में जब जा रहे हैं, अहमदाबाद में रुके हैं, जामनगर तक जाते हैं, 300 किलोमीटर में हमें ऐसे डेवलपमेंट की बात जो है 25 साल 27 साल की सत्ता के बाद रास्ते अभी भी बनते हुए दिखते हैं। तो ये सब बातें मैं अभी ये सभी लोगों से जानना चाहूंगा। साथ में आज हम वडोदरा होके आए हैं। वडोदरा यानी संकल्प भूमि है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो फॉरेन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, बड़ौदा के राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी थी, लेकिन इतना पढ़ लिख के आने के बाद जब वो यहाँ नौकरी के लिए आए तो 11 दिन में उनको यहाँ से जाना पड़ा। तब उन्होंने संकल्प लिया, तब उन्होंने प्रण लिया कि मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ अगर ऐसे सलूक होता है तो मेरे जैसे जो हमारे भाई बहन पूरे भारत में है उनके साथ क्या होता होगा। जो आज हमें घटना मिली है, जो आज हम ये समानता की, वन वोट वन वैल्यू की बात करते हैं, वो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उन सभी मामलों में, सभी बातों पे आज अभी ये चर्चा होगी। ये स्पेशल एपिसोड लॉर्ड बुद्धा चैनल के लिए हम आनंद से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा यहाँ के नागरिकों को कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले 5 तारीख को जो आप वोटिंग करेंगे उसमें से चेंज आएगा या बदलाव की आपको शुरुआत लग रही है, नहीं लग रही है? कौन जवाब देगा? सर आपका नाम पहले। मेरा नाम है भानुभाई एन मुखवाना जी। मैं आनंद में रहता हूँ जी, तब बंगलोज जी। यहाँ बदलाव के लिए तो सभी 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और आप, जो सभी सवर्ण जाति के और मनोवादी पार्टी है जी। और जो वो लोग सत्ता में रहते हैं और विरोध पक्ष में भी रहते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ के जो नीचे तबके के लोग हैं उनके कोई पार्टियां नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई है, जो यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं आनंद में। आनंद डिस्ट्रिक्ट तालुका में 7 सीट थी। इसमें हमारे प्रत्याशी 6 प्रत्याशी खड़े रखे हैं, वो यहाँ लड़ रहे हैं। वो जो निचले तबके या बहुसंख्यक समाज जो टुकड़ों में बटा है, इसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 146 जातियां है जो पिछड़ी है, और माइनॉरिटी मुस्लिम है, लघुमती है और क्रिश्चियन है। वो सब मिलकर 85% होता है। तो उनका वोट हमारी बहुजन पार्टी को मिलेगा तो बदलाव अवश्य आएगा। एकदम सही कहा आपने। अभी जो आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताया, एक स्टैटिस्टिक्स ऐसे भी है कि पिछले साल का जो यानी पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2017 का, तब 4 करोड़ 30 लाख के आसपास, 30-35 लाख के आसपास वोटर्स थे। उसमें से करीब 1 करोड़ 45 लाख के आसपास वोट बीजेपी को मिला था। 1 करोड़ 24 लाख के आसपास वोट जो था वो कांग्रेस को मिला था। और नोटा जैसे इसको 5 लाख के ऊपर वोट था। अपक्ष लोग जो खड़े थे उनको 13 लाख के आसपास वोटिंग था। बीएसपी को 2.5 लाख के आसपास ही वोट थे, लेकिन आपको सिर्फ 24,000 थे। लेकिन अभी आप बोल रहे कि आप तीसरी पार्टी है, तो जो मनीवाद या आपने जो मनुवाद की बात की, तो मीडिया में शायद उन्हीं का परसेप्शन आता है। हम लॉर्ड बुद्धा वाले महाराष्ट्र से आए हैं, हम हमारे जो बहुजन लोग हैं उनकी बात करते हैं हमेशा, तो नीचे का जो प्रभाव आपको जो दिखता है वो एक कुछ अलग लेवल का दिखता है। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि ये जो 2 पार्टी का टसल दिखता है, और शायद दूसरी पार्टी कांग्रेस जो अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकली है, यहाँ कुछ उनका प्रचार कुछ दिख नहीं रहा है, तो तीसरी पार्टी इन्होंने ही जानबूझ के खड़ी की है अपने जैसे तीसरे प्रभाव को दबाने के लिए। इस मामले में आप कोई बताना चाहेगा मुझे? मेरा नाम पंकज सोलंकी है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी आनंद जिला महासचिव की हैसियत पे अभी काम कर रहा हूँ। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं धर्मज गांव का हूँ जी। तो इस बार
बहुजन समाज पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है गुजरात के अंदर। 90 शायद। जी 90 के नज़दीक में है। हाँ। हाँ, और जब बहन जी ने जो कहा था और माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि हमें तीसरी शक्ति की ओर में उभरना है, तो वो बात उन लोगों ने पकड़ ली है। और उनको भी मालूम है आज गुजरात के अंदर भाजपा और कांग्रेस और सबसे परेशान सब लोग हैं, बहुजन समाज पूरा उनसे परेशान है, बराबर। तो उनको भी मालूम था कि आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी को सब बहुजन समाज पार्टी के और जाएंगे, वहाँ उनको वोट करेंगे, उनको मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो उन लोगों ने ही जानबूझ के आप जैसी पार्टी को प्रमोट किया है और मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से और ज़्यादा पैसा लगा के प्रचार करके आज बहुजन समाज पार्टी को नहीं, लेकिन आपका प्रचार ज़्यादा दिख रहा है। आज आप जो यहाँ खड़े हैं आनंद विधानसभा के अंदर, तो आनंद विधानसभा के अंदर 112 विधानसभा का हमारा प्रत्याशी है अल्पेश मकवाना जी, वो आज प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी बैलेंस ऑफ पावर और गुजरात के अंदर उनका खाता खुल जाएगा और सरकार बनेगी तो किसी कोई एक की नहीं बनेगी, किसी की भी सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के टेके के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। क्या बीएसपी किंग मेकर का रोल अदा कर सकेगी? जी 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 कैसे? जी, तो इस बार जो है तो लगता है जो चुनावी दौर के जो चल रहा है, हाँ। जिस अलग अलग पार्टियों ने जैसे ग्राउंड रियलिटी आप बता हाँ, सकते तो हैं। जो अलग अलग पार्टी ने जैसे अलग अलग प्रत्याशी बनाए रखे हैं, हाँ। तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी एक की बहुमत से सरकार बनेगी। और इसमें हमारे जो अलग अलग जो गुजरात के अंदर जो विधानसभा है और कितनी धड़कम विधानसभा है जहाँ दमदार से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। हाँ, तो इससे दिखने जा रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का बैलेंस ऑफ पावर वोट भी बढ़ेगा और कुछ जगह पे हमारे जो जिले में जो विधानसभा के प्रत्याशी है वो जीतेंगे, और जीतेंगे तो किसी को भी अगर सरकार बनानी है तो बहुजन समाज पार्टी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एकदम सही कहा आपने। हम तो लॉर्ड बुद्धा चैनल से, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हम महाराष्ट्र स्टेट के बात जब भी करते हैं पॉलिटिकली या सोशली, तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम लोग जो है वो महात्मा ज्योतिराव फुले के एरिया से है। हम लोग जो है वो आते हैं राजश्री शाहू महाराज के इलाके से, जो शिवाजी महाराज के वंशज थे, जिन्होंने आरक्षण की नीति पहले बार शुरू की थी, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मदद की थी। सयाजीराव गायकवाड़ ने भी वैसे मदद की है। और तीसरा हम नाम लेते हैं हमारे प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। लेकिन मुझे जो हमारा अनुभव है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज हमें घटना दी कि आज आप बोल रहे हैं कि हम खड़े हैं, हम कुछ तो भी चेंज लाएंगे, ये जो घटना हमें मिली है, ये जो स्वातंत्र, समता, बंधुता की बात हमें दी गई है, उनको शायद उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आने के लिए, अभी बीजेपी की तो बहुत बात हो गई, लेकिन कांग्रेस वालों ने भी विरोध किया था। अभी बहुत बड़ा पुतला आपके इसमें खड़ा है, वो नेता ने भी उस वक्त ऐसे बात की थी कि उनका ये कहना था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दरवाजे क्या, हम खिड़की या रोशनदान से भी आने नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपने यहाँ जो खड़े हैं बहुजन तबके के लोग, उस मामले में थोड़ा प्रकाश डालें कि ये क्या मानसिकता थी, और ये मानसिकता के बारे में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। सर आप बताएंगे? आइए आगे आइए, आपका नाम पहले। जी, कनु भाई व्यास मेरा नाम है जी। और जो आपने बताया जी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो रहा था जी, तब यहाँ के जो धुरंधर नेता जैसे कि कांग्रेस के नेता थे कुछ, तो वो ऐसे तो पटेल से आते थे और ओबीसी से भी आते थे, कई नेता थे, मगर उसने ऐसा कहा कि ये जो संविधान सभा है जो गठन किया जाया है उसमें जो डोर है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो हम बंद कर देंगे, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर को वहां हम दाखिल नहीं करने देंगे। इसीलिए ये कर देंगे कि भाई ये जो बाबा साहब आम्बेडकर इतनी बड़ी हस्ती है जो निचले तबके का जो सवाल उठा रहा है, गवर्नमेंट जी परिषद में भी उसका साहब ने सवाल उठाया था कि भाई हमारे लोगों की आज़ादी क्या है, आप आज़ादी की लड़त तो लड़ रहे हैं मगर हमारी आज़ादी कहाँ है, हमारा देश कहाँ है, हमारा देश कहाँ है और हमारी आजादी कहाँ है, तो मेरा देश कहाँ है, मेरा देश कहाँ है। हाँ। तो ये सब बातों को समझकर इस लोगों को लगा अगर वो आ जाएंगे तो जो बात हो रही है जैसे कि पावर को कैप्चर करना है जो ऊपर तबके वालों को, उसमें कुछ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये सारा मामला जो बनी बनाई हुई वहाँ कांग्रेस थी जो आज़ादी की बात कर रही थी, उसने ऐसा कहा कि भाई देखो उसको यहाँ शामिल नहीं करने देंगे। मगर
ये होने के हो तो गया और इलेक्शन में साहब हार भी गए, मगर हुआ क्या कि जो पश्चिम बंगाल आज हो गया है, पाकिस्तान में बांग्लादेश बन गया है, जोगेंद्रनाथ मंडल साहब थे, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के, तो वो जोगेंद्रनाथ मंडल थे, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जानवर भी समझदार है, लेकिन आपके गुजरात के वो निकल गए बराबर, आदमी धक्का मार के गया रहता। तो वो जो जोगेंद्रनाथ मंडल साहब थे, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कैंडिडेट्स के आधार पर साहब को खड़ा कर दिया और वहाँ जीतकर नमो शूद्र जमाती नमो शूद्र के लोग थे, तो उसको वोटिंग किया और हमें बाबा साहब जीत कर आए और संविधान सभा में चले गए। लेकिन कांग्रेस ने उसके बाद भी तो वो दोनों जिले जो है चितगोंग फिर भी ये हुआ जब आजादी हो गई, पाकिस्तान अलग हो गया, तो जो जहां से बाबा साहब चुनकर आए थे वो तो पाकिस्तान में भेज दिया। तो ये मामला कहां तक चला, आजादी के पहले, आजादी के बाद और आज भी एक मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जानते होंगे ये बात, सब लोगों को पता नहीं मुझे, मगर इंदिरा गांधी की जो बात हुई थी या सिंडिकेट और इंडिकेट की बात हुई थी पहले, तो उसी जमाने में जनता पार्टी भी आ गई थी बीच में। तो वो जमाने में जो जगजीराम थे, बाबू जगजीराम, तो बाबू जगजीराम ने बताया, प्रमोट किया था ये पार्टी ने कि अगला प्राइम मिनिस्टर हमारा बाबू जगजीराम होगा, मगर मोरारजी देसाई वो बाहर रह गए, तो बाबूजी तो बाद वो तो पीछे हो गए। उनके लड़के की स्टोरी वगैरह छापी थी मनेका वगैरह हुआ था, मगर वो अलग बात है। मगर वो मोरारजी बैठ गए और बाबूजी को साइड पर रख दिया, तब बाबूजी को कहना पड़ा कि इस कमबख्त देश में चमार का लड़का कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है, ये इसलिए होता है कि बाबा साहब, ये बात मुझे आगे बढ़ानी चाहिए, कहना चाहिए कि बाबा साहब जब ये बाबू जगजीराम को जो वो जा रहे थे विमान में, तो अकस्मात हुआ था, तो उसकी खबर वगैरह पूछने के लिए गए थे कि भाई कैसे हुआ ऐसे। बाबा साहब ने बताया कि बाबूजी अब हम क्या करेंगे, तो बाबूजी ने कहा कि कांग्रेस कहेंगे वही करेंगे। तो जो बात परसों यानी युगों पहले बताई थी, बरसों पहले बताई थी, कांग्रेस जलता हुआ घर है, उड़ता जलता हुआ घर बाबा साहब ने बताया था, वो वहां नहीं उसको मिला और वो जलते हुए घर में भी बैठे, फिर आखिर वो गुजर गए, फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन सके। उसके सामने ये बात मुझे रखनी जरूरी लगती है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने माननीय कांशीराम जी को कहा कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, तो माननीय कांशीराम जी ने कहा नहीं, मैं राष्ट्रपति बनने वाला नहीं हूं, मैं तो ये देश का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि इस जो कांग्रेस का जो समझ बहुजनों का लाने की बात जो रखी है बाबा साहब के बाद, माननीय कांशीराम जी ने 10 साल के बाद जो बाबा साहब के बाद जो माननीय कांशीराम से बनाया हुआ बहुजन समाज उभर रहा है, तो ये उसकी बदौलत है जिसने साइकिल चली। मैं दावे के साथ कैसा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कांशीराम के साथ जब तक साहब जिंदे थे तब तक मैं घूमता था। तो मुझे लगता है कि कांशीराम जैसा जो एक मसीहा, हमारा मसीहा हो गया है, बहुजन नायक हो गया है ये सब के बाद, तो ये मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हमें जिंदा रहना है, मैं तो ये कहता हूँ, अगर हमें जिंदा रहे, संविधान का तो होगा, मगर फिर भी हमें अगर जिंदा रहना है तो हाथी के सिवा हमारा कोई और चारा है नहीं। हाथी पे थप्पा लगाओ और बहुजन को जिताओ। एकदम सही बात कही आपने। अब इस बात से मैं आता हूं कि इन्होंने तो पूरा अपने भारत के स्वतंत्रता से लेके बात की अभी तक, आज भी जो दिख रहा है अपने को, हम जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आपके यहीं से आने वाले एक टीवी स्टार थे, वो पूरे भारत में 2012 से 14 तक घूमते थे कि 400 रुपए का सिलेंडर महंगा है। अभी उनको खुद आपके इसमें सभा में किसी महिला ने पूछा कि अभी सिलेंडर का क्या करें, वो तो 1100 रुपए के ऊपर हो गया, सब्जी भाजी सब महंगी होगी। महंगाई, बेरोजगारी या रोजगार या खेती, पानी, ये मुद्दों पे कोई बात ही नहीं होती, कोई धर्म की ही बात किए जाते हैं और वही बोलते हैं। तो यहाँ कुछ महिलाएं भी मुझे दिख रही है, अगर कोई हमारी बहन आके बताए कि अभी घर में रसोई से लेके बाकी सब इसमें क्या तकलीफ होती है, एक और गुजराती में बताएंगे तो भी चलेगा। आप अगर गुजराती में बताएंगे, जी आइए यहाँ आइए, आपका नाम बताइए। हाँ। मेरा नाम गंगाबेन है। हाँ। और मैं ऐसा करने वाली हूँ कि जो कांग्रेस और भाजपा अभी तक आज मेरा 70 साल हो गई, 70 साल में तो 60,000 तोलो सोना, 4,000 डब्बा तेल का और 100 रुपया की कमानी, तो गरीब वर्ग, पुअर पर्सन कैसे जिएगा? तो आप कैसी सरकार चलती है कि तुम नीचे को ऊपर लाने वाले नहीं है। शायद सरकार चलाने वाले का परिवार नहीं, इसलिए वो वैसे चला रहे होंगे, ऐसे आपको लगता है? तो साहब चलाने पर सबको समझना चाहिए ना, वो सरकार बैठती है, वो गरीब वर्ग का क्या होगा? सब अपना अपना चलाते हैं, बस चलो आपकी जगह आपका मत मिल गया,
जो करना है कर लिया, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप वोट किसको देंगे? अभी तो ऐसा हुआ गया कि परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल 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 परिवर्तन सभी माता होना जी के लिए सभी चाहिए। जोरदार तालियां बजाएं। ये है चेंज आने वाली परिवर्तन की जो गूंज है, ये सुनाई दे रही है। अगर घर की महिला अगर बोले कि हमें चेंज चाहिए तो वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब यहाँ यानी अपन जो अभी बात कर रहे हैं, यहाँ बीएसपी के कैंडिडेट साहब भी है, मैं जरा उनसे जानना चाहूंगा कि क्या वो चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आंकड़े की तो बात की लेकिन आंकड़े मिसलीडिंग रहते हैं। ये ऐसे रहता है कि हम महाराष्ट्र से जो आते हैं वो हमारे तुकाराम महाराज थे, उन्होंने बोला था सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही मानिएले नाही बहुमता। ये मराठी में है, यानी सत्य असत्य जो रहता, इससे मैंने मेरे मन को इस तरीके से ये ग्वाही रख के यानी उसके सामने रख के देखा है कि जो सत्य रहता है उसके साथ अगर एक है और आगे 99 लोग भी खड़े हैं असत्य वाले, तो भी मैं मेरे पद से नहीं हटूंगा। हमारे प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे, काशीराम जी ऐसे व्यक्ति थे। अभी बहन मायावती जी को वो टॉर्च आगे लेके चलना पड़ेगा, मशाल आगे लेके चलनी पड़ेगी। आप उसी पक्ष से खड़े हैं, आप हाथी के चिन्ह पे खड़े हैं। आपका खुद का क्या ये है कि अगर समझो ये मतदार संघ है, जो होगा इलेक्शन है, लड़ने के बाद क्या होता है क्या नहीं अलग बात है। आप बिल्कुल यंग आदमी है, मुझे पता चला है कि आप शायद अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ में आप ये समाज सुधार की बात भी कर रहे हैं। तो आपका खुद का क्या एजेंडा है कि आप कैसे लागू करेंगे? हार जीत छोड़ दीजिए, आने वाले 5 साल में आप क्या चेंज लाना चाहते हैं इधर, इस पे थोड़ा हमारे लॉर्ड बुद्धा चैनल के दर्शकों को बताएं। आपका पहले नाम बताएं। मेरा नाम अल्पेश मकवाणा है जी। मैं 112 आणंद विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हूँ। पहले तो जो मुद्दे हैं, हमारे समाज के लोगों को जो दबाया गया है 70 साल में, जितनी भी पार्टियां आई, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने जिस तरह से हमारे समाज को दबाने का पूरा प्रयास और पूरी कोशिश और दबा के रखा ही है। ऐसा है, आप जहां भी जाओगे गुजरात के अंदर हर जगह अत्याचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सभी मुद्दे अभी चरम सीमा पर है। और महंगाई तो मान लो कि महिलाओं के घर का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। 8-10 हजार रुपए कमाई होती है और उतने में घर नहीं चलता, क्योंकि 3000 का तेल का डब्बा ही आ जाता है। 5 लोग खाने वाले होते हैं तो तेल का डब्बा 2700 रुपए। हाँ, 2700 रुपए का हो गया, 1000 का बोतल हो गया, 1000 रुपए लाइट बिल, उसमें बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ऑफिस जाने आने का खर्चा, वो सब। मतलब कि जो मेन मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार और जो दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ओबीसी का जो सरकार की भागीदारी में हिस्सा नहीं मिल रहा है। मतलब कि 13 कैंडिडेट तो एससी के जीत रहे हैं, जो ओबीसी के जो आरक्षित कैंडिडेट है वो तो जीत रहे हैं, लेकिन वो अपने पक्षों के वफादार है, वो समाज के वफादार नहीं है, वो सच का साथ नहीं देते। जब भी समाज पे अत्याचार होता है तब उनके ऊपर उनके पक्ष की पकड़ आ जाती है, वो लोग समाज का पक्ष नहीं ले पाते। जीतते तो है आरक्षित सीटों से, लेकिन समाज के वफादार नहीं होते हैं, वो चमचा बन जाते हैं। जैसे कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि चमचा युग के पूना पैकेट की पैदाइश है वो लोग, दलाल। इसलिए मैं यहाँ पर जो लड़ रहा हूँ, जनरल की सीट पे लड़ रहा हूँ, आनंद विधानसभा पे, और मुझे यहाँ पर पूरा बहुत ही समर्थन मिल रहा है सर्व समाज का। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है मेरा, वो कंधे से कंधा मिलाए मेरे साथ खड़ा है। और महिलाएं यानी, हाँ जी, महिलाएं जो है, तो महिलाओं के बारे में थोड़ा सभी समाज की महिलाएं जो है, जो शिक्षित महिलाएं है, वो तो जानती है कि बहन कुमारी मायावती विश्व की टॉप 8 आयरन लेडी में है, जो इस समाज की आदर्श नेता है और आम्बेडकर और काशीराम की विचारधारा की असली वारिस है। तो उन्हें आने वाले समय में, अभी तो गुजरात का चुनाव है, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे समाज की सभी सर्व समाज की महिलाएं हैं, वो बहन जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी देखना चाहती है और गुजरात में बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी देखना चाहती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और आम्बेडकर के बच्चों के बगैर गुजरात की विधानसभा नहीं चले। एकदम से, एकदम से। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो है वो चेंज वाली जो आंधी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन चेंज की सुगबुगाहट हमें दिख रही है। ये मोमेंटम बना रहना चाहिए। सबसे इशू क्या रहता है सभी चीजों का कि हम बहुजन लोग कुछ तो भी करते हैं। जैसे आपने बहन मायावती जी का नाम लिया, 4 बार वो मुख्यमंत्री बने, सबसे बड़ा पॉपुलर स्टेट है, यानी अगर उसको अपन देश के हिसाब से करते हैं तो 5वें या 6वें नंबर पे अगर यूपी एक देश रहेगा तो दुनिया में वो 5वें या 6वें नंबर पे वो देश करके आएगा पॉपुलेशन के हिसाब से। इतना सब होने के बाद भी
जो कुछ ताकतों ने किया है, जो कुछ हुआ है, उससे ऐसे लगता है कि हम जो बहुजन करके सबको सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात हम कर रहे थे, आज आपने बोला कि सभी लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है। तो हमें ये मूवमेंट पहुंचानी है सब लोगों तक। तो ये मूवमेंट पहुंचाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा आइकॉन जो है दुनिया का, वो तो प्रज्ञासूर्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। तो ये आइकॉन को लेके अभी जैसे गुजरात का हम बाहर से जो परसेप्शन देखते हैं कि वहां तो ऐसे बटा हुआ गुजरात दिखता है कि गुजरात के जो प्राइम मिनिस्टर है, कभी कभी हमें लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर गुजरात के और सीएम भारत के, क्योंकि ज्यादा समय वो इधर बिताते हैं। गृह मंत्री का काम रहता है, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है दिल्ली में तो उन्होंने दिल्ली संभालनी चाहिए, वो दोनों लोग इधर है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका गुजरात तो गुजरात से कहीं चलता नहीं है, वो दिल्ली से चलता है। तो आपको लोकल लेवल पे ये सब चीजें अभी सुधारनी है। तो इसमें आप कैसे और आगे का कदम डाल के वो चेंज करना चाहेंगे? कौन इस पे बात करना चाहेगा? आप भैया नाम बताएं आपका। मेरा नाम सूरज है, गांव धर्मच से हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप बताएं आपके क्या विचार है? मेरे विचार है कि गुजरात में बहुजन समाज पार्टी की विजय हो और उनके सरकार में भागीदारी हो। और उससे क्या चेंज आएगा? यानी चेंज आएगा स्वास्थ्य का, शिक्षण का, बेरोजगारी का और महंगाई का। अच्छा, मैं एक बात और एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। जब बहन मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सत्ता थी, तब 2007 से 2012 में ये सिचुएशन थी कि जो अपना पूरा बहुजन तबका रहता है, अरे महाराष्ट्र हम मानते हैं कि प्रगत है, आगे है, विकास हुआ है, लेकिन वहां भी हमारे इसमें मेघाट जैसे और आदिवासी इलाके हैं, वहां कुपोषण की समस्या है। तो बहन मायावती जी ने 5 साल में ये लेवल का चेंज किया था कि जो दाल खाने का परसेंटेज है, हम बाकी प्रोटीन वाला छोड़ देते हैं, मीट और बाकी चीज, वो दाल खाने का परसेंटेज वहां पे यूपी में बढ़ गया था। यानी ये इंडिकेटर्स है कि आपका चेंज कैसे हो गया। हेल्थ में सुधार हुई थी, एजुकेशन में सुधार हुई थी, ये मामले बहुजन समाज वाले लोग लेके चल रहे थे। अभी जो मुद्दा दिखता है वो मुद्दा तो पोलराइज दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, कि हिंदू मुस्लिम बोलो, मेरे को किसी ने कुछ बोला ये बोलो, देश को किसी से खतरा है ये बोलो, लेकिन देश की जो जनता है वो कहां पे है इस पे कोई बात नहीं करता है। तो ये जो बात है, ये पैरामीटर्स वाली जो बात है, ये बात कैसे सुधरेगी और हमारी पार्टी और हमारे बहुजन समाज के लोग ये बात कैसे अपने आप में समाविष्ट करेंगे, इस पे मुझे थोड़ी सी आपकी राय जानने की इच्छा है। आप गुजराती में बोला तो भी चलेगा सर, आपका नाम बताए पहले। हीराभाई मकवाना, मैं आनंद रहता हूँ जी, और मैं एससी समाज का कैंडिडेट हूँ जी, और सारे एससी समाज एक हो इसलिए हम प्रयत्न करते हैं जी। तो आपने बताया हाँ, कि भाई बहुजन पार्टी का प्रत्याशी अगर जीतेगा, कितना जीतेगा, लेकिन एक बात सही है कि हमारे घर में एक चूहा निकल आता है और चूहा जब निकल आता है तो हम सतर्क हो जाते हैं। इसी प्रकार इसी चूहे की तरह अगर 2, 3, 5, 10 अगर प्रत्याशी बीएसपी वाले गुजरात विधानसभा में चुने जाएंगे तो हमारे जो सारे प्रश्न है बहुत समाज के वो हम उठाएंगे और वो चूहा हम भगाते हैं। उसी प्रकार अन्य पार्टियां जो है, आप है, बीएसपी है, आप है, कांग्रेस है, भाजपा है, उनको चिंतित होना पड़ेगा कि अब हमारी भागीदार हम में भागीदार लोग आ गए और हमारी जो मनमानी चलती है उनकी वो मनमानी नहीं चलाएंगे। और इनमें बहुजन समाज के हर एक वर्ग के प्रत्याशी आना चाहिए, मुस्लिम भी आना चाहिए, क्रिश्चियन भी आना चाहिए, एससी में जो सारी कम्युनिटियाँ उनमें भी अगर हम में से भी लायक आ जाएंगे तो अभी तक चूहा नहीं निकला है, इसलिए वो लोग बराबर बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन अब चूहे के रूप में 2-5 जाएंगे तो सारे प्रत्याशी है उनमें खड़बड़ाहट हो जाएगी। नहीं, आपने जो बोला ना मुद्दा, अभी हिंदू मुस्लिम वाली अपन बात करते, ईरान से आए हुए, ईरान तो पूरा मुस्लिम हो गया, ईरान से आए हुए पारसी लोग तो यहीं आपके गुजरात में पहले आए थे, फिर वो मुंबई चले गए। आज सबसे ज्यादा पैसे वाली कम्युनिटी अगर कोई है तो पारसी है। आप गुजराती लोगों ने उनको बिल्कुल दूध में शक्कर के समान मिला के रखा था। यानी हमारे भारत की कोई भी धरती पे अगर कोई भी इसमें कदम रखे तो ये कदम ऐसे रखा जाता है कि हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। आपका गुजरात तो उसका पायनियर है, लेकिन अभी गुजरात में जो हमें बाईपार्टीजन ये दिखता है कि आपके साहब हमेशा बोलते हैं कि पोलराइज करो, ये कास्ट है, ये जात है, ये धर्म है, ये ऐसे नहीं है। इस पे थोड़ा सा आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा कि जो गुजरात की भूमि आए हुए पारसियों को जमीन दे के, सब दे के, आज वो पूरे भारत में क्या विश्व में भी उनका नाम है, इतना उन्होंने आपने उनको संजो के रखा। आज ये क्या झगड़े चल रहे हैं और ये क्या धर्म के बारे में बातचीत यहाँ पे हो रही है? ये सारी जो सत्ताधारी पार्टी है जी, उनकी एक चालबाजी है, उनका एक किमियागर है जो बाजीगर बोलता है। हाँ, हाँ। तो ये लोग इन लोगों को अलग
लगाते हैं और लगल धर्म के द्वारा अलग लगाते हैं और उनको महत्व देते हैं और बहुजन पार्टियों को, बहुजन समाज के लोगों को इनके बीच मनमुटाव कर देते हैं, जैसे कि गोधरा कांड हुआ था। अंग्रेजों के वक्त वाली फूट डालो और राजपुर वाली राजनीति ये अपना डिवाइड एंड रूल वाली बातें ये करती है और उन जातियों को लगता है कि बीजेपी हमारी है, कांग्रेस हमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो बगलावादी नीति से हम बच गए, हम लोग बहुजन, तो उसी दिन ये गुजरात विधानसभा क्या जो भी आएगा वहाँ बहुजन समाज का राज होगा। एकदम सही आपने बताया। मैं फिर से वापस आता हूँ हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मुद्दे पे। उन्होंने हमें ये सब चीज़ें दी है, हमें विरासत में मिली है। नागपुर में हमने 26 नवंबर को संविधान दिन इस तरीके से ये किया कि वहाँ पे सभी तबके के लोग आए कि संविधान दिन हमें मनाना है। 2015 से वो मनाना शुरू हुआ, लेकिन जैसे संविधान दिन 26 नवंबर को आता है, 26 नवंबर को भी मुंबई का यानी कुछ पाकिस्तान से आए ये वाला उन्होंने करके दिखाया कि 26 नवंबर का नाम एक तरीके से उस पर ब्लॉट लगाया गया। 6 दिसंबर को भी बाबरी मस्जिद जैसी बात गिराई और ये कर दी गई। ये ऐसे हमारे जो बहुजनों के ऐसे जो दिन है, बहुजनों के ऐसे जो मुकाम है, उसका कुछ तो भी यानी चेंज करना चाहते। अब हमें वो चेंज नहीं होना है, यानी जो बहुजन जातियाँ हमारे महाराष्ट्र की है वो अभी बलिराजा को नए से नायक करके आगे पेश कर रही है कि कोई वामन आके उसको दान देने के उस पर सर के पैर रख के उसको पाताल में भेज दिया। ये जो सभी एक सांस्कृतिक हमारे ऊपर जो एक वर्चस्व लाने की बात है, ये सांस्कृतिक वर्चस्व भी हमें कम करना है। इलेक्शंस तो होते रहेंगे, ऐसे नौजवान भाई हमारे जो खड़े हैं ये वहाँ लड़ेंगे, पूरे जी जान से लड़ेंगे, आप जैसे सीनियर लोग मदद करेंगे, लेकिन ये जो सांस्कृतिक हमारे सर पे ऊपर थोपा गया है, ये हम कैसे अभी उसको रिपेल करें, कैसे दूर करें, इस पे मैं थोड़ी सी टिप्पणी आप लोगों से चाहूँगा। आनंद जिले से हूँ, केतन वाघेला जी। और जय भीम नमो बुद्धाय। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अभी आपने बात की कि देश में चेंज लाने का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी जो युवा पीढ़ी है अभी, तो देश में अगर चेंज लाना है तो सबसे पहले युवा पीढ़ी को मजबूत होना पड़ेगा और अब बीएसपी पार्टी को सबसे ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। जो अभी हम काम कर रहे हैं बीएसपी का, अल्पेश भाई है, पंकज सोलंकी है, हम सभी लोग गुजरात में सब काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी जो हम जो काम कर रहे हैं वो निचले वक्त से है अभी, कि हमें अभी ज़्यादा कोई गुजरात में जानता नहीं है, शुरुआती काम है मतलब। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर पब्लिक जागरूक होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो गुजरात में ज़्यादा जल्दी से चेंज आएगा। और दूसरा ये कि आप सभी को पता है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा शोषण गुजरात में ही है, निचली कक्षा से। तो मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी जागरूक हो और मीडिया के माध्यम से सभी को जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब जागरूक हो और बाबा साहब की विचारधारा पर सब जो आज बोल रहे हैं हम, वो सब अपने कानों से सुने और घर से बाहर निकले, कांशीराम साहब को जाने। जय भीम नमो बुद्धाय। तो ये सभी लोगों का मत था। आज जैसे हम वडोदरा में पहुंचे, बड़ौदा जिसे पुराने ज़माने में बड़ौदा बोला जाता था, तो वहाँ का संकल्प ये वाला जो हमने वो वहाँ का जो हमने पेड़ देखा, हमारे नागपुर में जैसे दीक्षा भूमि है कि वहाँ लाखों लोग आते हैं हर साल, यहाँ ऐसे संकल्प भूमि पे मेरा ये मानना है कि हम नागपुर से भी सपोर्ट करेंगे। हमारा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल इसके लिए पूरी नेशनल इंटरनेशनल मुहिम छेड़ेगा। आप लोगों ने वो जो वडोदरा में जो पेड़ है, जो स्थल है, संकल्प स्थल है, उसका एक तरीके से ऐसे मॉन्यूमेंट बनाना चाहिए कि सभी अपने जो तबके के लोग हैं, बहुजन लोग, उनको वो मॉन्यूमेंट का पता चलना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि ये इलेक्शन तो होते रहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन के साथ साथ ये सोशल रियलिटी ये भी हम बदलेंगे, लेकिन हमारे जो विश्व मानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, उनका जो संकल्प स्थल यहाँ पे है, इसको हम एक अलग तरीके से एक नया हम लोगों का आने का एक ठिकान बनाएंगे। और उसमें से हमारी नौजवान पीढ़ी, अभी जो ये भाई साहब ने बताया कि नौजवान पीढ़ी को हमें कुछ करना है, तो एक नया सांस्कृतिक रिवोल्यूशन शायद गुजरात में से, वडोदरा में से शुरू होगा। तो मैं आखिरी टिप्पणी सबकी चाहूंगा कि ये करना है या नहीं करना है या कैसे करना है, अगर आप एकदम ब्रीफ में एक दो सेंटेंस में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आप बोल दो। अगर सांस्कृतिक रिवोल्यूशन लाना चाहते हो तो इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जो जितनी भी बहुजन समाज के अंदर समस्या है, और समस्या, हर समस्या का एक ही
उसका उपाय है वो है मास्टर चाबी, मास्टर की। तो सत्ता जब तक बहुजन के हाथों में सत्ता नहीं आएगी तब तक सांस्कृतिक रिवोल्यूशन आना नहीं है। और उसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल यूपी है, क्योंकि जब बहन जी की सरकार आई तो उसमें हमारी जो विरासतें थी, हमारे बहुजन महापुरुषों का जो निर्माण हुआ, जिले का निर्माण हुआ, स्थल का निर्माण हुआ, अंबेडकर पार्क, अलग अलग महापुरुषों के नाम की यूनिवर्सिटी हुई। तो जब गुजरात के अंदर भी अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ जाती है तो ये जो बड़ौदा के अंदर संकल्प भूमि है, तो पहला कदम तो रखना पड़ेगा। हाँ, तो पहला कदम जब हमारी सीटें निकलने लगेगी, बराबर, हम मजबूत सरकार नहीं लेकिन मजबूर सरकार बनाएंगे, उसके बाद में मजबूत सरकार भी बनेगी, जैसे यूपी में हुआ। तो जो हमारा जो बड़ौदा के अंदर जो 23 सितंबर जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संकल्प लिया था, वो जो संकल्प भूमि है वो सिर्फ राष्ट्रीय लेवल के नहीं लेकिन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर उसको साबित करेंगे और बनेगी। और मैं चाहता हूं और ये बनेगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस टाइम भी कहा था कि जाओ अपने घर के दीवारों पे लिख दो कि इस देश का शासककर्ता हमें जमात बनना है। तो आने वाले दिन में, आने वाले सालों में हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी और बहुजनों की सरकार बन के ही रहेगी। तभी जो सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन है वो तभी आएगा और हर प्रकार की जो आप क्रांति चाहते हो वो तभी आएगी। क्योंकि जिस देश का जो शासक रहता है उसी टाइप की संस्कृति रहती है, विचारधाराएं रहती है, सब ऐसे ही चलती है। इसके लिए बस जय भीम, जय भारत, जय कांची। ये भाई के लिए सभी लोग तालियां बजाएं जोर से। और आखिरी में एक एक सेंटेंस में अगर आप ये ब्रीफ करेंगे संकल्प भूमि के बारे में। मेरा नाम रौनक पंड्या है और कार्यकर्ता हूँ एवं प्रभारी भी हूँ। संकल्प भूमि के लिए एक्चुअली क्या है कि एक गुजरात देश में एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहिए। जितने भी अभी 90 के अराउंड कैंडिडेट है तो वो शायद गवर्नमेंट पे प्रेशर ला सकते हैं और एक हॉलीडे डिक्लेयर करें ताकि सब वहाँ पे आ सके और उनको मालूम भी हो कि ये हॉलीडे है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मान लो कि जब जो 23 सितंबर है तो उसके जो संकल्प दिन का जो मूवमेंट है, जो हमें बड़ौदा संकल्प भूमि पे जो इकट्ठा करना है, उसे पूरे गुजरात में फैलाना है। संकल्प दिन का इम्पोर्टेंस और संकल्प भूमि का पूरा जो महत्व है वो समझाना है। उसके लिए कांशीराम की तरह हमें हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जाके जमीन लेवल पे काम करना होगा। बताना होगा कि ये आम्बेडकर के साथ जो 11 दिन में क्या हुआ, आम्बेडकर की पूरी जीवनी, कांशीराम साहब की पूरी जीवनी वो बतानी होगी, तभी हम संकल्प दिन का महत्व समझा पाएंगे। उसके लिए हमें अगले और पिछले दिनों में भी संकल्प दिन वहाँ बड़ौदा तो चले गए, लेकिन अगले और पिछले दिन हमारे लोकल जो हमारा गांव, गली, मोहल्ला है उसमें जैसे कि हम आम्बेडकर की जयंती मनाते हैं 14 तारीख, हाँ 14 अप्रैल को, उसी तरह संकल्प दिन भी हमें हमारे घर पे मनाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। और हाँ, जैसे कि रौनक भाई ने कहा कि पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करने के लिए सरकार को प्रेशर करना चाहिए। जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अगर जीतते हैं और विधानसभा में हमारी भागीदारी बनती है तो संपूर्ण कोशिश करेंगे कि 23 सितंबर जो संकल्प दिन है उसके लिए छुट्टी डिक्लेयर करे गवर्नमेंट, उसकी रजूआत करेंगे। थैंक यू। तो ये थे आनंद एरिया के सभी लोग, और सभी लोगों ने एक ऐसे तरीके से बताया कि अभी बहुजन एक तरीके से जागरूक हो गया है और ये चेंज के तरफ, परिवर्तन के तरफ बढ़ता हुआ गुजरात हमें यहाँ दिख रहा है। लॉर्ड बुद्ध चैनल के सभी दर्शकों के लिए मैं आनंद मांजरखेड़े ये स्पेशल एपिसोड में यहाँ पे रुकता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।